हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। और ये चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट और टॉपिक का नाम है मसल। तो आज हम लोग मसल की एनाटॉमी और मसल की फिजियोलॉजी समझने जा रहे हैं। पहले हम लोग मसल की एनाटॉमी समझेंगे। मसल क्या है, कैसे है, दिखता कैसे है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है और इसके फंक्शंस क्या क्या है। एक मिनट रुकिएगा, जरा देख लो रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि रिकॉर्डिंग नहीं भी चल रही होती है। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बेटा, मसल। बेटा मसल के बारे में हम लोग एक कुछ जनरल बातें डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या है बेटा? मसल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बेटा एक बात याद रखना, जनरली ऐसा देखने को मिला है कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है, भले वो ब्लड हो, बोन हो या फिर मसल, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है तो वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। क्या है? अगर अभी हमने पढ़ा कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है, फॉर एग्जांपल ब्लड, बोन या फिर मसल, तो उसका ओरिजिन क्या होगा? मीजोडर्मल। तो सेम हम ये बात लिख दे रहे हैं, तो मसल का ओरिजिन क्या है बेटा? मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। किस ओरिजिन का है बेटा? मीजोडर्मल ओरिजिन। भैया सिर्फ मीजोडर्मल क्या होता है? बेटा मीजोडर्मल मतलब हमारी बॉडी, देखो हमारी बॉडी बनी हुई है तीन टाइप की जर्म लेयर से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। हमारा हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू किसी ना किसी जर्म लेयर का ही डेरिवेटिव है। उसी प्रकार हमारा जो मसल है वो किसका डेरिवेटिव है बेटा? मीजोडर्म जर्म लेयर का डेरिवेटिव है। और क्या बात बोली गई है सर इसके बारे में? हमारे बॉडी वेट का करीब करीब 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट कंप्राइजेस ऑफ मसल। हमारे बॉडी वेट का करीब करीब 40, पूरी बॉडी है, मान लो किसी व्यक्ति की बॉडी का वेट है 80 kg है, तो इसका 40% या करीब करीब इसका 50% अगर करो तो करीब करीब 40 kgs अकेले कौन बना लेगा बेटा? मसल। ठीक है, 32 से 40 kg अकेले कौन बना लेगा? मसल। 40 to 50% ऑफ बेटा बॉडी वेट कंप्राइजेस ऑफ मसल। बट देखिए विजिबल है सारी चीजें विजिबल हैं। ठीक है, विजिबल है। चलिए और क्या बेटा इसके बारे में बात करते हैं। बेटा इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने ये देखे। एक तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है मीजोडर्मल ओरिजिन है, और क्या क्या सर कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसको हटाते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल। सर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा? बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है जो मसल के बारे में हम लोग को दिया गया है वो है दे आर एक्साइटेबल। दे आर एक्साइटेबल। सर एक्साइटेबल का मतलब क्या होता है? बेटा एक्साइटेबल का मतलब होता है जब हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर कोई चेंज इंड्यूस हो जाए। यानी कि बता सुनो, जैसे मान लो हमारा ये मसल सेल, ठीक है, ये मसल सेल है, ये हमारा न्यूरॉन है, ये क्या है बेटा? न्यूरॉन। ये क्या है? सिनैप्स। ठीक,
न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं बेटा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है। क्या होता है जनरली एवरी सेल, कोई भी सेल आप देखोगे, एवरी सेल हैज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये पॉइंट है जिसकी वैल्यू -70 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हर एक सेल के पास एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ठीक है। क्या होता है जब ये न्यूरॉन सिनैप्स से कुछ केमिकल रिलीज करता है, फॉर एग्जांपल एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिख रहे हैं एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया ऐसे, समझिएगा मेरी बात को, इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चार्ज है जिसकी वैल्यू है -70 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें चेंज डेवलप हो जाता है। ये -70 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल नाउ चेंज इनटू -55 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो चेंज आया है ना बेटा, ये जो चेंज आया है पोटेंशियल में अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इस चेंज की प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। वही चीज बताई है कि मसल्स में ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्साइटेबल होते हैं। अगर बेटा ये यूनिक प्रॉपर्टी नहीं होगी तो ब्रेन से हमारे मसल्स तक कोई भी सिग्नल नहीं आएंगे, और सिग्नल आएंगे भी तो हमारे मसल उस हिसाब से मोशन को परस्यू नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ये प्रॉपर्टी क्यों जरूरी है? ताकि कोई भी सिग्नल आए अगर हमारे ब्रेन से जनरली सिग्नल्स आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। अगर मसल एक्साइटेबल नहीं होगी तो कोई भी मूवमेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मसल की होती है बेटा, जो मसल्स होते हैं हमारे वो एक्सटेंसिबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक्सटेंसिबल। सर एक्सटेंसिबल का क्या मतलब है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए ये एक मसल है, ये रेस्ट स्टेज पे है। ये किस स्टेज पे है बेटा? रेस्ट स्टेज पर है। और ये रेस्ट स्टेज का जो मसल है, अगर हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो ये खींच भी सकते हैं। इसको हम लोग फोर्स लगा के हम लोग इसको खींच सकते हैं, तो ये स्ट्रेच भी हो सकता है। ये स्ट्रेच हो गया। ठीक, तो मसल के अंदर स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी भी है। ठीक, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइलिटी भी है। मसल हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल भी होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल। मतलब अगर कोई मसल है और वो रेस्ट पर है और इस पे हम लोग फोर्स लगाएं तो हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये देखो मसल क्या हो गया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? अब देखो इसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टी तो होती है, बट एक और फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, और एक फोर्थ प्रॉपर्टी और है जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी सर क्या मतलब हुआ बेटा? इलास्टिसिटी का मतलब हुआ मसल अपने अंदर आने वाली किसी भी चेंज को रेजिस्ट करेगा। अगर हम उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने रेस्ट पर आने की कोशिश करेगा। अगर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड होकर अपने वापस से रेस्ट वाली पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। ये रेस्टिंग पोजीशन है बेटे मसल की। अगर इसको हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो ये वापस से इधर आने की कोशिश करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये वापस से इधर आने की कोशिश करेगा। तो ये जो मसल की यूनिक प्रॉपर्टी है, मसल की शेप को बनाए रखने में मदद करती है। समझ में आ रहा है बात? फॉर एग्जांपल मान लो हम लोगों ने अगर ये इस मसल की बात करें, हमने इसको फोर्स लगा के इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया। समझ में आ रहा है? देखो ये क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब क्या है, अगर इसमें इलास्टिसिटी ना होती तो ये ऐसे ही रह जाता, हाँ कि ना? पर इलास्टिसिटी है मसल में तो ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ सकती है। समझ में आया? चलो
ये चार प्रॉपर्टी मसल की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि किस में मदद करती है, फंक्शन ऑफ मसल देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ मसल, पहला जो फंक्शन बेटा मसल का है बहुत बेसिक सा फंक्शन है, सबको पता होगा, मूवमेंट। बेटा अगर मसल्स नहीं होंगी तो आपकी बॉडी का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सर क्यों नहीं है? बोन से तो मूवमेंट होता है। सुनो बेटा, बोन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, बोन्स एक्सपैंड नहीं कर सकती, बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे अंदर, ये मसल्स की वजह से। ये मसल्स दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, जो टेंडेंस वगैरह होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। ये मसल मूवमेंट को इजी बनाती हैं क्योंकि इनके पास विशेष प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी एक बोन है, ठीक है, ये बोन है। अगर इस बोन पर मसल नहीं होगा, मान लीजिए मसल हमने बनाया, ये मसल, ठीक है बेटा। ये जो मसल है, बोन खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकती, बोन खुद मूव नहीं कर सकती। बोन को मूव कराने में जो मदद करेगा वो मसल है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। समझ में आ रहा है? बोन मूवमेंट में मदद करती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा, बोन जो है, सॉरी मसल जो है वो पोस्चर को मेंटेन करने में मदद करती है। बॉडी जो पोस्चर है हमारा, उसको मेंटेन करने में मदद करती है। सर कैसे मदद करती है? बेटा हमारी बैक की जो मसल है, एक्सटेंसर मसल्स है, ये जो एक्सटेंसर मसल्स है ना, ये कैसे, ये है तभी हमारी बैक में ये जो मूवमेंट है ये हो पा रहा है, और हमारी बैक का ये जो एक स्पेसिफिक पोस्चर बना हुआ है वो रह पा रहा है। समझ पा रहे हो? ये एक्सटेंसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं तभी हमारा एक पोस्चर बना हुआ है। बोन्स का रोल होता है बट बोन्स का अकेले कोई रोल नहीं होता, बोन्स की हेल्प करने के लिए मसल्स होते हैं वहां पर। ठीक है बेटा, चलो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करती है, मूवमेंट में होती है, हेल्प करती है, और बेटा हीट प्रोडक्शन में भी मसल हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है बेटा? हीट प्रोडक्शन में। सर हीट प्रोडक्शन में कैसे? बेटा ठंड लगती है तो आप क्या करते हो? शिविर करते हो। शिविर में मतलब कांपते हो, है ना? और जब शिविर कर रहे हो तो शिविर करने में जो मूवमेंट हो रहा है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मसल्स ही तो प्रोड्यूस कर रही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मसल्स नहीं होंगे तो शिविर कैसे करोगे? बोन्स हिलेंगे कैसे? और जब हिलोगे नहीं तो हीट कैसे प्रोड्यूस होगी? समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्शन ऑफ हीट में भी ये मदद करती है। तो हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख ली, एक्साइटेबल होती है। हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे, एक्साइटेबल होती है, कॉन्ट्रैक्टेबल होती है, एक्सटेंसिबल होती है, और इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। इसमें फंक्शंस देख लिए, मूवमेंट में हेल्प करती है, पोस्चर में हेल्प करती है, और हीट प्रोडक्शन में हेल्प करती है। अब मसल होती क्या है, करती क्या है, कैसे है, ये देखिए। ठीक है बेटा, चलो देखिए, अगर हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाएं तो क्या, इसको थोड़ा सा और साइड कर सकते हैं। ये आपकी बोन, ठीक है बेटा, ये बोन है, और ये हमने दिखाया आपको, ये बोन से अटैच्ड कौन? ये मसल अटैच्ड है। ठीक है, ये बढ़िया सा मसल हमने दिखा दिया आपको, और मसल और बोन को अटैच कर रहा है हमारा ये टेंडन है। ये क्या है बेटा? टेंडन। ठीक है, समझिए, ये मसल है। अब ये बेटा बहुत जबरदस्त बात है कि जैसे ही हम लोग मसल का एक क्रॉस सेक्शन एरिया का ट्रांसवर्स, इसको अगर हम ट्रांसवर्सली कट करें और फिर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो कैसा दिखता है? देखिए,
मैंने इस मसल को ऐसे बीच से ट्रांसफर सेक्शन में काटा और उसको फ्लिप करके मैं दिखा रहा हूँ। अगर फ्लिप करके दिखाऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। बेटा ये स्ट्राइटेड मसल है, ठीक है, इसमें स्ट्राइएशन दिख रहा है, यानी कि वॉलंटरी मसल है, हमारे आदेशों पर चलने वाला मसल है, ठीक है। देखिएगा ये जो मसल है बेटा, ये मसल की जो कवरिंग जो हमें विजिबल होती है, जो बाहर सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है, इसको नाम दिया है हमने एपीमाइसियम। क्या नाम दिया बेटा? एपीमाइसियम। बेटा बायोलॉजी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल है। एपी मतलब ऊपर, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है मसल की, उसका नाम है एपीमाइसियम, ठीक है। इसके अंदर जैसे आप चलते हो तो यहाँ पे आपको कोलाजिनस पूरी एक शीट टाइप की दिखाई पड़ती है, कोलाजिनस शीट होती है, फैसिका नाम होता है इसका, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर हम इस एपीमाइसियम को थोड़ा सा कट करके दिखाएं, मैं आपको ऐसे दिखाऊं थोड़ा सा, जैसे हम लोग बेटा मसल को काटते हैं तो हमको ऐसे बंडल टाइप के स्ट्रक्चर से यहाँ देखने को मिलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी, बट समझिएगा यहाँ पर आपको एक, जैसे आप ये एपीमाइसियम को हटाओगे तो एपीमाइसियम को मैंने ये रिमूव किया, मैंने एपीमाइसियम को देखो मैंने ऐसे करके देखो पील ऑफ कर दिया है, ये एपीमाइसियम को पील कर दिया, और एपीमाइसियम को जैसे ही पील किया मैंने, एपीमाइसियम को जैसे ही पील किया तो यहाँ पर आपको एक कोलाजिनस वर्क की शीट मिल रही है, आपको कोलाजिनस शीट मिल रही है। इस कोलाजिनस शीट का नाम है फैसिया, ठीक है। कोलाजन, यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कोलाजन है इस शीट में, और इसी शीट के अंदर आपको बंडल टाइप की दिख रहा है, जिनको हम मसल बंडल बोलते हैं या फैसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये जो बंडल टाइप के मैंने बनाए हैं इसको बोलते हैं फैसिकल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फैसिकल। इस फैसिकल के ऊपर भी एक कवरिंग होती है बेटा। इस फैसिकल को अगर हम जूम करके ऐसे ऐसे 3D में बाहर लाने की कोशिश करें तो बेटा आपको देखने को मिलेगा इस फैसिकल के ऊपर भी एक कवरिंग है। ये फैसिकल को मैं बाहर लाया, फैसिकल के ऊपर भी एक कवरिंग है। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं जी? क्लास 1 में। हाँ हेलो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 2 मिनट बाद। ये फैसिकल, ये फैसिकल की ऊपर जो कवरिंग है वो है पेरीमाइसियम। सर यार कवरिंग तो बता रहे हैं सर, इस कवरिंग के बारे में तो कुछ बताइए। बेटा आप लिख सकते हो एपीमाइसियम जो होती है ना, वो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को एपीमाइसियम, ये डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है लेयर, जिसको एपीमाइसियम। सेम ऐसे यहां पे भी है, पेरीमाइसियम भी डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा? फैसिकल है। सर इस फैसिकल के अंदर क्या होता है बेटा? फैसिकल की कवरिंग के अंदर, जैसे पेरीमाइसियम के अंदर जाओगे, फैसिकल के अंदर जाओगे तो फैसिकल के अंदर भी आपको ऐसे बंडल टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। फैसिकल के अंदर ये स्ट्रक्चर ऐसे करके होते हैं। सर ये क्या है अभी बताते हैं बेटा। इस स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ बनाने की कोशिश करें, सॉरी, इस स्ट्रक्चर को मैं अगर यहाँ बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो कैसे दिखता है? देख बेटा, ये स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? ये ऐसे। सर ये कौन सा स्ट्रक्चर है सर? बेटा इन स्ट्रक्चर का नाम होता है मसल फाइबर। मसल फाइबर। बेटा इतनी चीजें
समझ में आए? मैंने शुरुआत कहाँ से करी? मैंने शुरुआत करी मसल को ट्रांसवर्सली काट कर देखा तो ये सबसे पहले जो लेयर आई वो है एपिमाइसिन। एपिमाइसिन के बाद बंडल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले वो है फेसिकल। बंडल लाइक स्ट्रक्चर को एक कोलाजेनस नेटवर्क ने घेर रखा है जिसको फेसिका बोलते हैं बेटा। ये बंडल लाइक स्ट्रक्चर को जब हमने ऐसे बाहर निकाल के देखा तो ये बंडल लाइक स्ट्रक्चर भी कवर्ड है किससे? पेरीमाइसिन से। ठीक है बेटा। अब ये जो फेसिका है ये जो फेसिकल है, फेसिकल के अंदर जब हमने देखा तो यहाँ आपको मसल फाइबर देखने को मिले। सर ये क्या चीज है? चलो ये देखिए ये क्या चीज है बेटा। मसल फाइबर को जब हम जूम करते हैं, मैं यहाँ पे इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। मसल फाइबर को जब हमने जूम करके देखा, ये देखिए आप मसल फाइबर को जब हमने जूम करके देखा तो यहाँ पे हमको स्ट्राइटेड अपीयरेंस देखने को मिला। यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिली। स्ट्राइटेड अपीयरेंस देखने को मिला, ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। सर ये क्या चीज है बेटा? फेसिकल के अंदर ये है मसल फाइबर। ये क्या है बेटा? मसल फाइबर। सर ये होता क्या है एक्चुअल में बेटा? ये मसल फाइबर और कुछ भी नहीं है, मसल सेल ही है। समझना, ये मसल सेल है, मान लो ऐसा है, ये मसल सेल है। ठीक है। अब ये जो मसल सेल है बेटा, इसको अगर इलोंगेट कर दे, लंबा कर दे, तो ये क्या बन जाएगा? मसल फाइबर। ठीक। सर क्या इसके ऊपर भी कोई कवरिंग होती है? बिल्कुल बेटा, इसके ऊपर भी कवरिंग होती है और उस कवरिंग का नाम है एंडोमाइसियम। ठीक है। अगर हम इसके ऊपर की कवरिंग दिखाने की कोशिश करें तो मसल फाइबर के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं एंडो, यहां पे लिखते एंडोमाइसियम। सर इसके बारे में कुछ बता देते हैं। अच्छा बेटा, इसके बारे में हम बता देंगे बट यहाँ पे एक चीज आ लो। जिपमर 2017 में एक बार क्वेश्चन आया था इसका। जिपमर 2017 में क्वेश्चन आया था, इसी के ऊपर आया था, एंडोमाइसियम के ऊपर कि एंडोमाइसियम क्या होता है। तो बेटा एंडोमाइसियम एक एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है। ये देखो, ये डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, बट एंडोमाइसियम अलग है बेटा। एंडोमाइसियम क्या है? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर कोलेजन का अमाउंट बहुत कम होता है बेटा। कोलेजन का अमाउंट इसमें बहुत कम होता है। समझ में आ रही है बात? चलो देखो बेटा, ये तो हम लोगों ने कवर कर लिया, बट सर ये जो मसल सेल है इसके बारे में तो कुछ बताइए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, चलो ये अगर ये नोट कर लो एक बार, इसके बाद हम लोग मसल सेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हो गया? चलो सॉरी बेटा, एक मसल फाइबर मैं यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये मसल फाइबर है भाई साहब। ठीक है सर, ये तो कवरिंग का है बेटा, ऊपर से हमने अलग से कवरिंग बना दी है। ये देखो, ये ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको कि सेल मेम्ब्रेन अलग है और एंडोमाइसियम अलग है। समझ में आ रहा है? तो ये मसल फाइबर की क्या है? मसल फाइबर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मसल फाइबर का दिखा रहे हैं आपको। ये मसल फाइबर है, मसल फाइबर की ये एंडोमाइसियम है। ठीक है बेटा, एंडोमाइसियम समझिए कि बहुत अच्छे से कोशिश करिएगा समझने की। ये एंडोमाइसियम है, ये क्या मसल फाइबर और कुछ मसल सेल ही तो है बेटा। एक्चुअल में क्या है ये? मसल सेल। अच्छा एक बात बताओ हमें, अगर मसल सेल है तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सर होगी। तो मसल फाइबर की यानी कि मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन की हमने रेड से दिखाई है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं इसको? सार्कोलेमा। अच्छा सर, सार्कोलेमा बोलते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलेमा बोलते हैं। प्लाज्मोलेमा, हाँ या ना? ये नाम किसने दिया था प्लाज्मोलेमा? J.Q. प्लोग ने। ठीक है, चलो खैर वो तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात है। हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे हम लोग नॉर्मल सेल की सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मोलेमा बोलते हैं, वैसे ही मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन को नाम दिया गया सार्कोलेमा। ओके सर, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिएगा बेटा, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं
सेल है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर होना चाहिए। बट उससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया भी तो होना चाहिए, बिल्कुल सर होना चाहिए। तो ये आपके सेल के अंदर जो है मसल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया हमने बना दिया। ये मसल सेल का आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। सर ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं बेटा? सार्कोमियर। अच्छा सर, सार्कोमियर बोलते हैं? बिल्कुल बेटा, मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या है बेटा? देखो, सार्कोमियर। चलो बेटा, सेल है, कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन भी होगा। बिल्कुल सर होगा। मसल के हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको? मायोग्लोबिन। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो कुछ छूट तो नहीं रहा बेटा मेरे हिसाब से। एक मिनट बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम बोलते हैं। सॉरी सार्कोसोम। ठीक है, चलो ठीक है, अभी तो कुछ नहीं छूट रहा बेटा। यहाँ पे मायोग्लोबिन होता है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं छूटा। सार्कोसोम, सार्कोलेमा, मायोग्लोबिन, ये सब हो गया। इसके बाद क्या है सर इसमें बेटा? अगर हमारे पास सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। जी सर होगा। बट यहाँ पे बेटा इसमें बहुत अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। मतलब सर अच्छा कैसे बेटा? इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो ऐसे सेल में ऐसे रन करता है और ऐसे रन करता है। लॉन्गिट्यूडनली रन करता है और ट्रांसवर्सली भी रन करता है। ठीक, ये लॉन्गिट्यूडनली भी रन कर रहा है और ट्रांसवर्सली भी रन कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो ट्रांसवर्सली एंड ये क्या है? ये क्या है एक्चुअल में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अच्छा सर, तो अभी हमने बताया मसल में हर एक चीज का स्पेशल नाम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्टोर हाउस होता है। सर किसका स्टोर हाउस होता है? कैल्शियम आयंस का। Ca+2 आयंस को स्टोर करके रखता है बेटा। ठीक है, Ca+2 आयंस को ये स्टोर करके रखता है। चलो, बट बेटा यहाँ पे एक और बहुत बेहतरीन चीज देखने को मिलती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे इमेजिनेट करती है। अरे कलर सेम यूज करते हैं, क्लियर आपको दिखेगा। देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे करके इमेजिनेट करती है अंदर की तरफ, इमेजिनेट करती है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, सेल मेम्ब्रेन अगर इमेजिनेट करेगी तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो सेल के बाहर प्रेजेंट है, वो सेल के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ये कॉन्सेप्ट तब काम आएगा जब हम वो मसल की क्या पढ़ाएंगे? फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे। तो अभी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना, मसल को काट के देख रहे हैं हम लोग। अभी जब फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कैसे करता है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो अंदर की तरफ इमेजिनेशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सर आ जाएगा। ठीक, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल, ये जो ऐसे रन कर रही है मसल सेल में, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे रन कर रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स टिब्यूल। ट्रांसवर्स टिब्यूल। ठीक है, क्या सर नहीं होता है? नहीं बेटा, होता तो बहुत कुछ है अभी, बट आपके लेवल पे अभी इतना ही। ठीक है, चलो इसके बारे में बेटा, इसके बाद यहाँ पे बहुत 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 ध्यान देखो बेटा, इधर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिलती है देखने को, जिसको हम लोग बोलते हैं मायोफाइब्रिल। मसल फाइबर के अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा? मायोफाइब्रिल। और एक मसल में करीब करीब 100 से लेकर 1000 तक मायोफाइब्रिल्स देखने को मिलते हैं। 100 से 1000 मायोफाइब्रिल एक मसल सेल में देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा?
और यही मायोफाइब्रिल है जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कराने में हमारी हेल्प करते हैं। यही मायोफाइब्रिल के अंदर मूवमेंट्स होते हैं। इन्हीं में हमको ए बैंड, जेड लाइन, एम लाइन, थिक फिलामेंट उनकी स्लाइडिंग देखने को मिलती है, तब जाके मूवमेंट होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान बनाए रखो, समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। सर अब क्या देख रहे हैं बेटा, मायोफाइब्रिल का जो स्ट्रक्चर देख रहा है ना, बात तो वहीं तक करनी है ना। ये सारी जो राम कहानी आपको सुनाई है कि मायोफाइब्रिल तक पहुंचने के लिए सुनाई है। अच्छा सर इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ बेटा, एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो एक जो मसल फाइबर है, एक मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर अगर मैं आपको ड्रॉ करूं, मसल फाइबर स्ट्राइटेड अपीयरेंस का होता है। स्ट्राइटेड अपीयरेंस का होता है मतलब सर इसमें बेटा डार्क बैंड और लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं। ये जो स्ट्राइटेड अपीयरेंस आया है ना, ये जो स्ट्राइएशंस आए हैं ना, ये जो स्ट्राइएशंस आए ना, स्ट्राइएशंस ये किस वजह से आए बेटा? ये आए हैं हमारे डार्क और लाइट बैंड्स की वजह से, लाइट बैंड्स। अच्छा सर ये किसकी वजह से आए बेटा? डार्क और लाइट बैंड्स आए थिक और थिन फिलामेंट्स की वजह से, थिक एंड थिन फिलामेंट्स। सर ये कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बेटा आपके मायोफाइब्रिल के अंदर। ये किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा? मायोफाइब्रिल। ये मायोफाइब्रिल के अंदर पाए जाते हैं। सर अब हमें मायोफाइब्रिल देखना है। देखिए बेटा मायोफाइब्रिल कैसा दिखता है। एक मायोफाइब्रिल को अगर हम बनाएं, अगर मायोफाइब्रिल को बहुत सिंपल तरह से समझना चाहो तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जाना जरा, और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आप जाके देखो अंदर क्या होता है, फिलामेंटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, हाँ है ना? वही फिलामेंटल स्ट्रक्चर को हमें इसमें भी देखने को मिलते हैं मायोफाइब्रिल में। समझ में आया? मसल फाइबर के अंदर जो फिलामेंटल स्ट्रक्चर है उनको नाम दे दिया गया मायोफाइब्रिल, और कुछ भी नहीं। समझ पा रहे हो? खैर अभी दिखाते हैं एक मायोफाइब्रिल। अगर एक चलो शगुन हो गया, मार्कर हो गया। एक मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर अगर हम आपको दिखाएं तो वो ऐसे दिखता है। ये मायोफाइब्रिल है। ये मायोफाइब्रिल के अंदर एक बार देख लें जरा, फ्रेम में शिफ्ट हो रहा है, फ्रेम में फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है? फ्रेम में फिट हो रहा है। चलो ठीक है। ये मायोफाइब्रिल, एक मायोफाइब्रिल में बेटा आपको ऐसे करके जिगजैग 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 लाइंस देखने को मिलती है, और इन लाइंस का नाम है जेड लाइन। देखो जिगजैग है, जिगजैग जिगजैग लाइन है, समझ में? बेटा जिगजैग पैटर्न में ऐसी लाइंस देखने को मिलती है, और दो जेड लाइंस के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। और यही एक सार्कोमियर मसल की फंक्शनल यूनिट होती है। समझ रहा? मसल की जो फंक्शनल यूनिट है वो सार्कोमियर है। समझना? वो माइटोकॉन्ड्रिया में जब पढ़ा रहे थे तो वो सार्कोमियर रोटे से निकल गया था मेरे मुंह से। सार्कोसोम होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, नोट्स में सही कर लेना उसको, ठीक है? क्या है बेटा ये सार्कोमियर जो यूनिट है ये क्या होता है? सार्कोमियर में क्या क्या होता है? ये जो जेड लाइन है वो किसकी बनी हुई है सर? ये बनी हुई है बेटा एक स्पेशल प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फा एक्टिन। इस प्रोटीन का नाम क्या है बेटा? अल्फा एक्टिन। ठीक, चलो अब क्या है, बीच में हमारे होते हैं ऐसे करके, बीच में होते हैं हमारे ये जो स्ट्रक्चर है, सॉरी, ये जो बीच में स्ट्रक्चर बनाया इसको बोलते हैं थिक फिलामेंट।
इसको क्या बोलते हैं बेटा? थिक फिलामेंट। ठीक, ये थिक फिलामेंट के ऊपर ऐसे करके बेटा डायग्राम थोड़ा छोटा बना रहे हैं क्योंकि क्या है, फोन की स्क्रीन में फिट हो जाए इस वजह से। ठीक है, क्या है समझना, ये थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट है। ये कौन सा फिलामेंट है बेटा? ये थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, हेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या होता है, एक साथ में थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट है। अब इसको समझिएगा, ये हेड लाइन स्ट्रक्चर इसके साथ थिन फिलामेंट के साथ ये हेड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे करके ज्वाइन हो जाते हैं और ये हेड लाइन स्ट्रक्चर इसको ऐसे स्लाइड कराते हैं, ये ऐसे करके इसको स्लाइड कराते हैं, तो मसल हमारा क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। समझ, ये थिन फिलामेंट, ये हेड वाला स्ट्रक्चर, थिक फिलामेंट का हेड वाला स्ट्रक्चर ऐसे ज्वाइन हो गया। अभी इसको आगे की तरफ धक्का देगा, तो ऐसे धक्का जब देते हैं तो ये क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? देखो ना बेटा कितने डीप में हम लोग चले गए। ये थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट है। ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है। ठीक है बेटा, अब क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बीच से एक लाइन गई है, प्रोटीन की एक लाइन है बेटा, एक्चुअली ऐसे करके ये लाइन गई है, अभी तो मैं थिन फिलामेंट यहां पर मैं ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये थिन फिलामेंट मैंने लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, थिन फिलामेंट मैंने इसके ऊपर ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पे देखो मैंने एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया है, क्यों बनाया अभी बताते हैं, बट ये देखो ये सेकंड रो में मैंने ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, वो भी बताया, अभी पता चल जाएगा क्यों किया है। ठीक है, ये जो बीच से लाइन गई है, मिडिल से जो लाइन गई है, इस लाइन का नाम है एम लाइन। ये कौन सी लाइन है बेटा? एम लाइन। ठीक, सर ये एम लाइन किसकी बनी होती है बेटा? एम लाइन जो बनी होती है वो स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है जिसको बोलते हैं मायोमेसिन। मायोमेसिन, ये भी क्वेश्चन आया था, कि तो खैर बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2006 या 7 के आसपास आया था मायोमेसिन वाला। ये एम्स में पूछा गया था शायद से, कंफर्म नहीं बट शायद से मेरे हिसाब से एम्स में पूछा गया था। खैर, तो एम लाइन किसकी बनी है? मायोमेसिन। चलो, जो बात है वो अब हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो थिन फिलामेंट के बीच में जो पाए जाने वाले जो जोन्स हैं उनकी बात करने वाले हैं। अच्छा बेटा ये सुनो, अब इसमें बड़ा तगड़ा खेल है बेटा, ए बैंड, आई बैंड, जेड बैंड, ठीक है, जेड लाइन, एच बैंड, क्या है देख बेटा, जो जोन देख, ये जो बैंड है ए बैंड, ए बैंड क्या है देख, ये जो ए बैंड है यहां से यहां तक, यानी कि ऐसा रीजन, ऐसा बैंड जिसमें हमारा थिन फिलामेंट प्लस थिक फिलामेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर लैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। थिन फिलामेंट प्लस थिक फिलामेंट जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, इस रीजन को नाम दिया गया है ए बैंड। ठीक, यानी कि एन आइसोट्रोपिक बैंड। ए बैंड का मतलब क्या है बेटा? ए शब्द का मतलब क्या है? एन आइसोट्रोपिक। क्या मतलब है इसका? एन आइसोट्रोपिक। ठीक है बच्चा, अब समझो यहां पर ये जो जोन है, ये जहां पे कोई भी थिक फिलामेंट
देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है। जहां पे कोई भी थिक फिलामेंट देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ क्या है बेटा, सिर्फ आपका क्या है, थिन फिलामेंट है, उसको क्या बोलते हैं, आई बैंड। कौन सा बैंड है सर, आई बैंड, मतलब सर आइसोट्रोपिक बैंड। कौन सा बैंड है ये, आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। चलो, और ऐसा जोन, समझना मेरी बात, मुन्ना इधर देख, ऐसा जोन जहां पर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट नहीं है, सिर्फ क्या है, थिक फिलामेंट, नो थिन फिलामेंट, वो क्या है, एच जोन। वो कौन सा जोन है बेटा, एच जोन। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ए बैंड पढ़ लिया, आई बैंड पढ़ लिया और एच जोन पढ़ लिया। हम लोगों ने देखा कि जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, ठीक है। चल, ये चीजें तो हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब सर ये लाइट चेन यानी कि ये जो है थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट किसका बना है, चलो फटाक से देखते हैं। और ये लेक्चर एंड की तरफ आने वाला है, इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अब क्या है, अच्छा एक और बात, छोटी सी एक बात है। एक थिक फिलामेंट को लगभग 6 थिन फिलामेंट्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ऐसे करके सराउंड किए रहते हैं। एक थिक फिलामेंट को लगभग 6 थिन फिलामेंट्स, ये क्या है बेटा, ये थिक फिलामेंट है, ठीक, और ये क्या है, थिन फिलामेंट। तो एक थिक फिलामेंट को 6 थिन फिलामेंट ऐसे करके सराउंड किए रहते हैं एक मैन्युफैक्चरर, ठीक है बेटा। चलो, अब देखते हैं बेटा हमारा थिन फिलामेंट कैसे बना होगा। देख, थिन फिलामेंट सर कैसे बना होता है, देख बेटा थिन फिलामेंट में क्या होता है, थिन फिलामेंट हमने कुछ ऐसे बनाया था, ये ऐसे, सॉरी एक बार फिर से बनाते हैं। ऐसे करके हमने कुछ थिन फिलामेंट को बनाया। अब ये वो जो डायग्राम बनाया था, जो इरेज किया उसमें ऐसे बनाया था। सर ये कैसे, क्या है ये चीज, चलो बेटा इसको हम देखते हैं। एक मिनट का पानी पी ले, पानी पी लो। चलो क्या है ये, समझने की कोशिश करते हैं क्या, कि ये थिन फिलामेंट है, ठीक। ये थिन फिलामेंट कैसे बना है, देख बेटा, थिन फिलामेंट का एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये जब हमने उठाया तो इसको नाम दिया गया है जी एक्टिन। जी एक्टिन का मतलब क्या है सर, ग्लोबुलर एक्टिन है ये, ठीक। ये क्या है, ग्लोबुलर एक्टिन है। अब ऐसे कई सारे एक्टिन, इनमें बेटा एक एक्टिव साइट होती है, इस जी एक्टिन पर एक ऐसे करके देख, ये क्या बनाई मैंने, एक्टिव साइट, क्या बनाई, एक्टिव साइट, ठीक है। इस जी एक्टिन में एक एक्टिव साइट। अब कई सारे जी एक्टिन एक साथ एक ओरिएंटेशन में जब ऐसे अरेंज हो जाते हैं, जब कई सारे जी एक्टिन एक साथ ऐसे करके देख, ऐसे करके अरेंज हो गए, मैंने यहाँ एक्टिव साइट्स बना दी, तो अब ये धागे के जैसे दिखने लगे कि नहीं, अगर दूर से देखोगे ऐसा लगेगा धागे, तो क्या बोलते हैं उसको, एफ एक्टिन। एफ एक्टिन का मतलब क्या है, फिलामेंटस एक्टिन। ये क्या है बेटा, फिलामेंटस एक्टिन। समझ में आ रही बात, क्या है ये, फिलामेंटस एक्टिन है, यही एफ एक्टिन, ये जो बना हुआ है ना, यही है फिलामेंटस एक्टिन।
ठीक। तो थिन फिलामेंट किससे बना हुआ है? फिलामेंटस एक्टिन के बने हुए हैं, जो कि किससे बना हुआ है? जी ठीक है। चल अब क्या है बेटा? अब क्या है? सिर्फ इतना ही है क्या सर? नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, देख देख देख, बीच में हमने एक ऐसी लाइन भी बनाई है, ये है एनसीईआरटी में नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट है, ये निक्टिन प्रोटीन की बनी है। किसकी बनी है? निक्टिन प्रोटीन की। ये सपोर्ट करती है, ये जो ओरिएंटेशन हुआ है ना, ऐसा हेलिक्स टाइप का जो ओरिएंटेशन हुआ है ना, उसको सपोर्ट करती है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये निक्टिन प्रोटीन जो बीच में लाइन बनाई है, ये जो हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर, ये एफ एक्टिन जो है हेलिकल फॉर्म में यहाँ पे अरेंज हुआ है, हेलिक्स टाइप के फॉर्म में अरेंज हुआ है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है निक्टिन प्रोटीन, ठीक है। खैर वो सब बातें हम लोग को नहीं जाननी, उतनी ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं देखनी है, एनसीईआरटी में है, उसको नहीं करनी हम लोग। क्या है देखिएगा, क्या सर सिर्फ थिन फिलामेंट में इतने होता है? नहीं बेटा, एक तो एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन कैसे बना हम लोग देख चुके हैं, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या है बेटा? एक और लेयर है जिसको हम लोग ट्रोपोमायोसिन कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन। बेटा ये जो लेयर है ना, इस एफ एक्टिन को ऐसे इसके पैरेलल ऐसे चलती है, एफ एक्टिन के पैरेलल ऐसे ये चलती है, इस लेयर को बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। इस एफ एक्टिन की ओरिएंटेशन को चेंज करने में, जब ये बाइंडिंग होती है तो इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करने में जो रोल प्ले करती है वो ट्रोपोमायोसिन है, ठीक। और इसकी एक्टिव साइट्स को, इस जी एक्टिन की एक्टिव साइट्स को मास्क, ये जो मास्क करने के लिए यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन आई है, जिसको नाम दिया गया है, ये ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, एक्टिव साइट्स को मास्क करने के लिए स्पेशल प्रोटीन है, जिसको बोला ट्रोपोनिन। इसको बोलोगे क्या? ट्रोपोनिन, ठीक। अब ये ट्रोपोनिन कितने प्रकार की होती है सर? एक होती है ट्रोपोनिन सी, ठीक है, ये किसके साथ बाइंड करती है? कैल्शियम के साथ बाइंड करती है, ठीक। एक होती है ट्रोपोनिन आई, ये सर किसके साथ बाइंड करती है? ये बेटा इसी एक्टिव साइट के साथ, देखो क्या होता है, ये मान लो थिन फिलामेंट, ठीक। अभी मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ऐसे करके मान लो ये एक्टिव साइट है, ये मेरा हाथ देख, ये मेरे हाथ की ये एक्टिव साइट है, ठीक है। मान लो ये एक्टिव साइट अगर परमानेंट खुली रहेगी ना, तो जो मायोसिन का जो हेड है वो इसके साथ परमानेंट अटैच रहेगा, और अगर अटैच रहा तो मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए इस साइट को हम लोग कवर करके रखते हैं, समझ में आया? इसको ऐसे कवर कर दिया, अब जो मायोसिन का हेड है इससे अटैच नहीं हो पाएगा, उसको कवर करने का काम ट्रोपोनिन आई, आई मतलब इनहिबिटरी, इनहिबिशन का काम, इनहिबिशन का काम किसका है? ट्रोपोनिन आई। किसके साथ बाइंड करता है? एक्टिव साइट के साथ। और जो तीसरा ट्रोपोनिन है वो है ट्रोपोनिन टी, जो तीसरा ट्रोपोनिन है वो ट्रोपोनिन टी, जो किसके साथ बाइंड करता है? ट्रोपोमायोसिन के साथ, ताकि इसकी ओरिएंटेशन, ये जो रोप लाइक स्ट्रक्चर रन कर रहा है ना, ये जो रोप लाइक स्ट्रक्चर रन कर रहा है ना, उसकी ओरिएंटेशन सही रहे, ये सही सलामत सही पोजीशन पे रहे, इसीलिए ट्रोपोनिन टी, ठीक है। थिन फिलामेंट का पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब क्या है? थिक फिलामेंट देखते हैं हम लोग। थिक फिलामेंट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो बोला जाता है थिक फिलामेंट किसका बना होता है बेटा? मीरोमायोसिन का बना होता है। किसका बना है बेटा? मीरोमायोसिन। सर मीरोमायोसिन ये बता दे, मीरोमायोसिन का डायमर बनता है कैसे? अभी पहले मोनोमर देख, ये इसमें दो साइड्स, ये मीरोमायोसिन के पास क्या है? दो साइड्स, ठीक। ये कौन सी साइड है? एक्टिन बाइंडिंग साइड, एक्टिन बाइंडिंग साइड। और ये कौन सी साइड है बेटा? ये एटीपेज साइड है, एटीपेज साइड मतलब ये बेटा जब ये साइड जो है, मान ले ये मेरी साइड है जो इसके साथ बाइंड करती है, एक्टिव साइड के साथ बाइंड करती है, और ये एक साइड है जो एटीपी को देख,
मैंने ऐसे बाइंड किया और मुझे अब इसको ऐसे धक्का देना है। धक्का देने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है कि नहीं? अच्छा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो एनर्जी आएगी कहां से? एनर्जी आती है इस साइड से। ये साइड क्या करती है? एटीपी को किस में कन्वर्ट करती है? एडीपी में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है? एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, क्या होता है, ये जो हेड वाला रीजन है इसको बोलते हैं हेवी मीरो मायोसिन। ठीक है बेटा, हेवी मीरोमायोसिन। और ये नेक वाला रीजन है, यहाँ पे लाइट मीरोमायोसिन की चेंज होती है। ये कौन सी है? लाइट मीरोमायोसिन चेन। ये हेवी मीरोमायोसिन होती है, लाइट मीरोमायोसिन होता है, और ये टेल होती है बेटा, ये नेक वाला रीजन है। ठीक, क्या सर ये एक होता है? नहीं 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 नहीं, ये डाइमर फॉर्म में होता है। ये डबल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। ठीक, ये डाइमर, ये मोनोमर से डाइमर किसकी मदद से बनता है बेटे? ट्रिप्सिन की मदद से बनता है। ठीक, और थिक फिलामेंट में ऐसे कितने मीरोमायोसिन होते हैं? 300 मीरोमायोसिन होते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये थिक फिलामेंट समझ में आया होगा। ए बैंड, जेड बैंड, एच जोन, ए बैंड, जेड लाइन, एम लाइन, एच जोन और आई जोन समझ में आया होगा। और बेटा इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं, आप हमसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा जो ए जोन है या जेड जोन है वो कैसे कम होता है, ज्यादा होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी क्या होती है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।